और वो भी आपका एमसीक्यूज ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कुछ एग्जाम होगा। ओके, होपफुली अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन? ओके, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फिजिक्स से स्टार्ट किया था और फिजिक्स में हम लोग पढ़ कर के आए थे दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल मिरर को लेकर के और कॉन्केव मिरर को लेकर के, ये इतना चीज़ हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग ये लाइट के रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन पूरा खत्म करेंगे, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉनकेव मिरर पे या स्फेरिकल मिरर पे, कॉन्वेक्स या कॉनकेव पे, उनके लिए कुछ साइन होते हैं पॉजिटिव के और नेगेटिव के, किस केसेस में आप ये साइन लगाएंगे। उन साइन को लेकर के एक रूल दिया गया, मतलब ये बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मिरर के फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो क्या कहता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और किस लिए ये दिया गया, तो पहले आप इसको देख लीजिए। सिंपली आपको यहाँ पे एक फिगर के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि ये आपका एक कोई स्फेरिकल मिरर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कॉनकेव होगा। तो कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन क्या बताता है, उसके लिए कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। तो नंबर पहला अगर आप यहाँ पे देखिए, तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो एक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्या है, ये रखा जाता है। और ये हमेशा ऐसे इरेक्ट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में रखे जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हमेशा साइन जो होगी ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। इसके साथ साथ में आपको ये भी दिया जा रहा है कि ये जो आपका ये वाला पूरा एरिया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ का एरिया जो है, इसकी तरफ का अगर कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको, मतलब कोई भी इमेज अगर बनेगी तो आप उसको क्या करेंगे, नेगेटिव साइन देंगे। मतलब ये वाले जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एरिया, ये नेगेटिव साइन बताता है। और आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा मतलब एक कंडीशंस को छोड़ करके रियल इमेज बनती है। तो रियल इमेज के लिए हमेशा साइन आपके पास क्या जाएगा, दैट इज द नेगेटिव, जबकि वो हमेशा कहाँ पे बनेगा, इस साइड ही बनेगा। नियर आपकी जो रियल इमेज होगी वो दो तरीके से बन सकती है। मतलब आपका हो सकता है कि वो ऐसे इन्वर्टेड बने। अगर इन्वर्टेड बन रहा होगा तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है हाइट ऑफ इमेज जो कि बनेगी डाउनवर्ड, उसके लिए नेगेटिव साइन होगा, राइट। तो ये वाला जो एरिया है, उस एरिया के लिए साइन क्या आएंगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा और इमेज होगी तो नेगेटिव आएगी। अगर इस मिरर के पीछे, मतलब कि यहाँ पे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आप वर्चुअल इमेज बोलेंगे। आपको एक कंडीशंस बता चुका हूँ कि कब बनेगा। वर्चुअल इमेज आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनेगा। तो इसके लिए साइन आपको क्या मिलेगा, दैट इज द पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर किसी भी इमेज का जो साइन अगर पॉजिटिव दे रखा होगा कॉनकेव मिरर के लिए, आप इस बात को समझ जाना कि हाँ आपका वो क्या होगा, दैट इज अ वर्चुअल इमेज होगी। और अगर इमेज के लिए साइन अगर आपको नेगेटिव दे रखा होगा तो आप समझ जाना कि वो रियल इमेज है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमको यही बताता है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर पे से जो बनने वाला इमेज है, उस इ, उस इमेज की हाइट के लिए लेकर के और उस इमेज का जो पोजीशंस होगा, उसके साइन के बेसिस पे उसके नेचर को बताना, उसके डायरेक्शंस को बताना। नेचर का मतलब ये कि वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, और डायरेक्शंस का मतलब ये बताना कि वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो आपने यहाँ पे जाना कि जो आपका ये वाला पोर्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूंकि हमेशा रहता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा जाएगा और ऐसे डायरेक्शंस में होगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा साइन क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही होगा। इमेज के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव तब होगा जब ये रियल होगा, पॉजिटिव तब होगा जब वो वर्चुअल होगा। यही आपको बताता है कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन लॉ। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स में जब वैल्यूज दी जाती हैं तो आपको वहाँ पे साइन इनपुट करना पड़ता है, जब आप मिरर का फॉर्मूला रख करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तब। तो हम लोग देखते हैं आगे जो आपका मिरर का फॉर्मूला है वो क्या आपको बताता है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी किसी भी इमेज के बारे में बताने के लिए। मिरर फार्मूला तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर आपको कुछ न्यूमेरिकल ऐसे लिख करके दिए हुए हैं वर्ड्स में। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन यू है वो क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, मीन्स 1/u जो आपको बताता है दैट इज द इमेज का डिस्टेंस। और v मीन्स 1/v जो आपको बताता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और f 1/f जो बताता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको बता चुका हूँ कि किसी भी लेंस का मतलब मिरर का जो आपका नेक्स्ट मिड पॉइंट होता है उसको आप पोल बोलते हैं। और जहाँ कहीं पे भी आपका फोकस मीन्स ये जो रे आपकी क्रॉस करती हैं, यहाँ पे आपका फोकस बनता है, तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ बोलते हैं।
और फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेशन कैसा होता है ये भी आपको बता चुका हूँ, और इसके बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं। तो मिरर का फार्मूला आपको यही बताता है कि अगर ये तीन जो चीज़ आपको दे रखी है, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो, और आपकी जो फोकल लेंथ, इन तीनों में से कोई दो वैल्यू अगर आपकी पता होगी तो एक वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आपके एग्जाम में यही एक चीज़ निकालने के लिए डिमांड की जाती है और आपसे पूछा जाता है कि हाँ किस तरीके से आप निकालेंगे। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रखा होगा तो फोकल लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन आपको मालूम होगा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है किसी भी लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r/2 होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि r इक्वल टू जो होता है वो 2f होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फोकल लेंथ के डबल होती है, या फोकल लेंथ जो वैल्यू होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगा, हाफ होगा। तो किसी भी लेंस का अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो आप उससे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ अगर आपके पास मालूम चल जाए और इन दोनों में से कोई एक अगर आपको मालूम चल जाए तो आप उस इमेज का पोजीशंस बता सकते हैं। यही इंपॉर्टेंस है इस मिरर फार्मूला का। तो मिरर फार्मूला में तीन कंपोनेंट्स हैं, आपका इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है। इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ में से कोई दो वैल्यू आपको दी हुई होती है, तीसरी वैल्यू की आपसे डिमांड की जाती है। तो आगे देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और उस इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना भी होगा और याद भी रखना होगा, ताकि आप अगर उस इन्फॉर्मेशन का कोई क्लू दिया हुआ हो तो उससे आप प्रिडिक्शन लगा सके कि इमेज का नेचर कैसा होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब आप जानते हैं कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की बात हो रही है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम से, और इसका वैल्यू होता है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से और हाइट ऑफ इमेज को h2 से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली रेशियो होता है इमेज के हाइट से और ऑब्जेक्ट के हाइट से। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो आता है उसी से पता चलता है कि इमेज आपका ऑब्जेक्ट के हाइट से एक्चुअली में बराबर है या बड़ा है या छोटा है। आपको मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इमेज की साइज़ आपकी तीन तरीके से हो सकती है। हो सकता है नंबर पहला कि वो क्या हो, सेम हो ऑब्जेक्ट के, नंबर दूसरा वो आपका स्मॉल हो, वो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट से स्मॉल हो सकता है, तीसरा आपका क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है। ये तीन कंडीशंस बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। अगर लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट का बनने वाला जो इमेज होगा, इस इमेज की तीन प्रॉपर्टी हो सकती है। हो सकता है कि ये इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो, आपकी सेम हो सकता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से, मतलब साइज से क्या हो, छोटी हो। ये भी हो सकता है कि इमेज की जो लेंथ है या साइज है वो आपके ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। सो लीनियर मैग्निफिकेशन आपको यही चीज़ बताने में मदद करता है कि आप एम की वैल्यू के बेसिस पे कैसे ये बता पाएंगे कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है, बड़ा है या सेम साइज का है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, और आप इसको एम इज इक्वल टू लिखते हैं दैट इज द h2 अपॉन h1, जहाँ पे h2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या इसको यहाँ पे ये भी तरीके से लिखा जा रहा है कि एम इजकल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन आप, तो इसको आप माइनस यू बाई वी लिख सकते हैं, सॉरी वी बाई यू लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका वी क्या होगा, इमेज होगा, यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये आपके लीनियर मैग्निफिकेशंस के फॉर्मूला होते हैं, और इनके कुछ कंक्लूजन्स हैं, आपको कंडीशंस दे करके यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ज़रा आप उनको भी देख लीजिए कि कंक्लूजन्स क्या आपसे बोलता है। नंबर पहला है कि व्हेन इमेज इज इन लार्ज देन ऑब्जेक्ट, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपका इमेज है, इन दोनों का रिलेशन दिया गया कि इमेज इज इन लार्ज, मतलब कि इमेज की साइज क्या है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से। उस केस में लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, साइन क्या होगा, उसको आप देखिए। उस केस में मतलब कि h2 इज ग्रेटर देन h1, h2 क्या है, आपका इमेज है, और h1 क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये कंडीशंस होगा देन एम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। मतलब अगर साइन की तरीके से अगर आपको समझा जाए तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इमेज की जो साइज है वो ग्रेटर देन अगर होगी ऑब्जेक्ट की, तो इसके लिए साइन आपका क्या आएगा, इमेज की साइज को आप बोलते हैं h2 और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं आप h1। तो h2 और h1 से ज़्यादा अगर होगा तो उस कंडीशंस में ये जो m की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी।
किसी भी न्यूमेरिकल्स में लीनियर मैग्निफिकेशंस की वैल्यू अगर आपकी 1 से ज़्यादा आती है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि उस इमेज का जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, मीन्स बड़ा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ये पॉइंट क्या करता है, देता है। तो पहला कंडीशन आपका ये था। दूसरा, व्हेन इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेम कंडीशंस है बट साइन आपके उल्टे हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी, मतलब कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो इमेज की साइज छोटी हो गई, ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इमेज के लिए आपने क्या लिखा था, H2, और इसके लिए क्या लिखा था, H1। तो साइन आपका ये हो जाएगा। उस कंडीशंस में m की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m इज लेस देन 1। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के टाइम पे अगर लीनियर मैग्निफिकेशंस की वैल्यू मीन्स m की वैल्यू अगर 1 से कम आती है, तो आप बता सकते हैं कि उस इमेज की जो साइज होगी वो इमेज आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट के। राइट, ये इसका स्टेटमेंट है, इसको आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लू है जानने के लिए। तीसरा कंडीशन है व्हेन इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, अगर इमेज की मीन्स H2 की वैल्यू बराबर हो किसके, दैट इज H1 के, सॉरी H1 के, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। m की वैल्यू 1 तभी आएगी, इसे सपोज कीजिए आपने फॉर्मूला क्या लगाया, m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। राइट, तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे H2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2 है, और H1 की वैल्यू भी क्या है आपका 2 है, तो m बराबर आप क्या निकालेंगे, दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 की वैल्यू तभी आएगी, दोनों वैल्यू क्या होंगे आपके, सेम होंगे। राइट, तो ये फार्मूला ही आपको जस्टिफिकेशन कराता है। तो तीन कंडीशंस आपको यहाँ पे दिए गए मिरर फार्मूला के थ्रू आपका लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है उसको समझने के लिए कि किस कंडीशंस में आप क्या इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया कि मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिससे कि आप इमेज के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन बता पाते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास यहाँ पे तीन इंटेंटिटीज़ हैं और उस तीन इंटेंटिटीज़ में से आपको कोई दो जानना होगा, या तो उसका फोकल लेंथ, या तो उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, या तो फिर उसका इमेज का डिस्टेंस। इन तीनों में से कोई दो वैल्यू अगर आपको नोन होगी तो तीसरा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी मिरर से बनने वाले जो इमेज होंगे उनके मैग्निफिकेशंस को लीनियर मैग्निफिकेशंस का नाम दिया गया, और उनको निकालने के लिए फार्मूला के पास यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया गया कि जो आपकी इमेज की हाइट होगी या लेंथ होगी उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट था उसके कंपैरिजन में इमेज आपका कितना ज़्यादा बड़ा है या छोटा है या सेम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे तीन पॉइंट दिए गए हैं और होपफुली कि आपको तीनों पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में आ, उससे पहले यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। स्लाइड शो हो रहा है आप लोगों को? किसमें? हाँ हाँ, किसमें? वी जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है। हाँ, यहाँ यहाँ पे फॉर्मूला ये ठीक लिख रखा है, यहाँ पे आप देखिए वी है दे रखा है। अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, ये वी की वैल्यू हो जाएगी इमेज का डिस्टेंस, और यू की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस।
यहाँ पे सही लिख रखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है ये। ओके, तो इसको थोड़ा सा माइनर करेक्शन कर लीजिएगा, मतलब कि जो वी होता है वो आपका ये वाला जो वैल्यू है वो इमेज है, और ये वाली जो वैल्यू है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब सही है। ओके, so according to the new Cartesian sign convention, the height of object means h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था पहले ही, वहाँ पे साइन में बताया था आपको। और व्हेन द इमेज इज रियल, जब आपका इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, देन द हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। तो आपने वहाँ पे पहले वाले फिगर में देखा था कि जब आपका ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ आपका इमेज बन रहा है, तो ये वाला जो साइन होगा उसके लिए क्या आएगा, दैट इज द नेगेटिव आएगा। और इधर तरफ साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव आता है। तो यही स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि न्यू साइन के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन का जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसके लिए साइन हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही होगा। और रियल इमेज अगर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो उसके लिए आपका साइन क्या हो जाएगा इमेज का, दैट इज नेगेटिव होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशंस की जो वैल्यू है h2/h1 इज इक्वल टू नेगेटिव, इसके लिए ये आएगा जब आपका इमेज क्या होगी, रियल होगी तो। दूसरा पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि जब आपका व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन m इज नेगेटिव, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को लेकर के आपसे स्टेटमेंट दिया जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशंस की वैल्यू निकालने पर अगर आपका नेगेटिव साइन आता है, तो इस नेगेटिव साइन से आप हमेशा समझ जाएंगे कि जो इमेज होगी वो आपका कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मीन्स उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका उल्टा होगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है लीनियर मैग्निफिकेशंस के साइन का। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कब होगा ये आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट है। द हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, उस कंडीशंस में इमेज की जो इमेज का जो हाइट होगा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ के लिए आपको दिया गया कि लीनियर मैग्निफिकेशन h2/h1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये केस बात कर रहा है किसका, लाइक दैट इस तरीके से मान लीजिए कॉन्केव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, इमेज कहीं आपकी यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ के लिए साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या बनेगा, दैट इज द इमेज बनेगा। तो यहाँ के लिए जो आपको साइन दे रहा है वो क्या दे रहा है, ये इनका रफ एरिया है, और ये इनका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, आर एस होगा। तो इसके लिए साइन आपका क्या आएगा, इसके लिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके लिए स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है, तो द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके कंडीशंस में क्या होगा, वर्चुअल होगा। हाँ, अरे स्लाइड पे दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अमित अमित तुम्हारी तरफ मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड तो प्रॉपर शो हो रही है। ओके, मिलन तुम्हें दिखाई दे रहा है? ओके, देन ओके। सो यहाँ पे आपको जो अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पहला ये और दूसरा ये। इससे आपको जो चीज़ें निकल कर के आई वो क्या, कि अगर आपका लीनियर मैग्निफिकेशंस m की वैल्यू नेगेटिव साइन में दे रखा होगा, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो आपकी इमेज बनेगी, मीन्स इस इमेज की प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या हो जाएगी। नंबर पहला कि ये इमेज आपका कैसा होगा, दैट मस्ट बी रियल, ये कैसा होगा, रियल होगा। और दूसरा क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है सिर्फ एक साइन से। और अगर इस m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसके लिए इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वर्चुअल होगा, और क्या होगा आपका, इरेक्ट होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको क्लू मिलता है जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो साइन की बेसिस पे बताना होता है। ये आपसे एग्जाम में भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि हाँ, अगर किसी भी कॉन्केव मिरर के लिए अगर m की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो उससे आप इमेज का नेचर के बारे में बताइए कि इमेज का नेचर कैसा हो सकता है।
ओके। सो नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जैसा कि आपको उस प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है कि कॉन्वेक्स मिरर को आप कैसे दिखाते हैं कि इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये वाला होगा, और ये इनका क्या होगा, रफ एरिया होगा। चूँकि यहाँ पे लाइट का क्या होता है, आपका स्कैटरिंग मतलब जो भी लाइट आपकी यहाँ पर आती है वो इस तरीके से क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो चूँकि लाइट का यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो पाता, दैट इज़ वाई आप इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। जबकि कॉन्केव के लिए आपने पढ़ा था कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे जो इमेज होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है। और इस वजह से इसका नेचर कैसा होगा, दैट इज द वर्चुअल होता है, राइट। इमेज को फॉर्म्ड होने वाले जो आपके रे डायग्राम के लॉ होते हैं वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इमेज कैसे किस किस सिचुएशंस में कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर का टाइप होता है जिसका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वैसे उभरा हुआ होता है, और रफ सरफेस जो होगा इनका कैसा होगा, ऐसे ऐसे अंदर अंदर का धसा होगा। और यहाँ से पड़ने वाली जो लाइट होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाती हैं। इस वाले फेस पे कहीं भी एक दूसरे से मीट होता हुआ दिखाई नहीं देता, दैट इज़ वाई फोकस कहीं पे नहीं बनता। इनका इमेजिन करके दिया जाता है कि सपोज अगर यहाँ पे आ रहा होगा, ये यहाँ पर आ रहा होगा, ये ऐसे यहाँ पे जा रहा होगा। तो इस तरीके से आपको बताया जाता है कि ये इमेजिन करके कि यहाँ कहीं पे मिल रहा होगा, तो यहाँ पे ये बनता है आपका क्या, फोकस। तो इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी, पीछे की तरफ बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला साइन है आपका, मतलब ये वाला फेस जो है, इस वाले फेस पे दो रेस कहीं पे भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन्स क्रॉस करते हुए दिखाई नहीं देती है। दैट इज़ वाई उनके थ्रू बनने वाला जो इमेज होगा हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल ही होगा। यहाँ पे आप देखिए, पहला कंडीशन दे रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत बहुत दूर पे रखा गया हो, उस केस में क्या होगा। ये आपका मतलब कि मिरर है, दैट इज़ द कॉन्वेक्स। और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इनसे आने वाली ये जो लाइट है, अगर ये लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो इस तरीके से स्कैटर्ड हो गई, मतलब बैक हो गई। ये वाली जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस वाली है वो सीधी चली गई, ये वाली जो है आपकी ऐसे चली गई। तो इनको इमेजिन किया गया डॉट लाइन से कि इनकी जो ये वाली जो लाइन है, इसका जो सीधा लाइन पड़ रहा होगा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। और इस वाले कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, क्रॉस कर जाएंगी, उसी को आप क्या बोलते हैं, फोकस। और आपका इमेज क्या होता है, यहीं पे बन जाता है। तो पहला कंडीशन आपको ये दिया गया कि जब अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ पे हो आपका, दैट इज़ द इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी भैया, यहाँ पे फोकस पे बनेगा। और चूंकि फोकस पे बन रहा है और यहाँ पे इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। दूसरा कंडीशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या हो, मतलब कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, उस कंडीशंस में आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लीजिए आपका ये ए एंड बी है ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक रे आपकी यहाँ से निकल के जा रही है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से बैक हो रही है, और दूसरा आपका यहाँ से होकर के ये बैक हो रहा है। तो इस वाले की जो इमेज इन दिखाई जा रही है कि क्रॉस करता हुआ, कि मान लीजिए यहाँ पर आता है, और इस वाले करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। ये क्या है आपका, पोल और एफ मीन्स पी और एफ के क्या बनेगा, बीच में कहीं आपका बन जाएगा, दैट इज़ द इमेज का जो है वो पोजीशंस। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, और इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे दिया गया है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे कहाँ बनेगा, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ द इमेज। यही आपसे तीन चीज़ पूछे जाते हैं। अगर पहला कंडीशन दिया गया कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा अगर आपका ऑब्जेक्ट, तो आपकी जो पोजीशंस होगी इमेज की कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फोकस है आपका, तो फोकस से बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब काफ़ी छोटा होगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब कि डायरेक्शंस इसका ऐसा ही होगा, मतलब जिस डायरेक्शंस में सॉरी जिस डायरेक्शंस में आपका ये ऑब्जेक्ट है ऐसा ही होगा, लेकिन इसकी साइज़ क्या होगी, छोटी बनेगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। इसका मतलब होता है कि ये क्या है आपका, वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब कि उसी डायरेक्शंस में है जिस डायरेक्शंस में क्या है आपका इमेज है, यहाँ फोकस से बनेगा। दूसरा कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब बिटवीन द इनफाइनाइट एंड द पोल हो, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, मतलब कि ये पी और इनफाइनाइट के बीच में हो,
उस कंडीशंस में क्या होगा, पी एन एफ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एफ और पी के बीच में बनेगा और बिहाइंड द मिरर, और डिमिनिश्ड होगा मतलब छोटी साइज की होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो कंक्लूजन क्या निकल कर के आता है कि कॉन्केव मिरर के थ्रू, आप इस स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा, कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज आपका जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, यस हो सकता है, रियल हो सकता है, यस रियल भी हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, यस इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, यस। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनने वाले इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होंगे और उनसे कोई इमेज आपकी बनेगी नहीं। तो इस बात को आपको जितना अच्छे से समझना है समझ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है कि इनके लिए क्या सही हो सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके पास सिर्फ दो कॉम्बिनेशन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वाइल कॉनकेव मिरर के लिए आपके पास चारों ऑप्शन है, मीन्स चारों कॉम्बिनेशन है। वर्चुअल एंड रियल हो सकता है, वेरी गुड, ये भी हो सकता है, और ये इन्वर्टेड एंड इरेक्ट दोनों हो सकता है। तो आपसे सिंपल इमेज मतलब जो आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टी देकर के आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्लेन मिरर इमेज, कि प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेज होते हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको वहाँ पे दे रखा होगा। आप याद रखिए, आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज हमेशा हमेशा सेम साइज़ के होंगे, वर्चुअल होंगे, राइट, आपका रियल इमेज कभी वहाँ पे नहीं बनेगा, और इरेक्ट होंगे, लैटरल उनमें इन्वर्जन होता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिए। कॉनकेव मिरर से बनने वाले जो इमेज होंगे वो आपके रियल भी हो सकते हैं और आपके वर्चुअल भी हो सकते हैं और आपके इरेक्ट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनने वाले इमेज सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, ये बात आपको अच्छे से अपनी कॉपी पे कहीं नोट कर लेना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा और बनता है। ओके, तो आज देखा आपने कि किस तरीके से जो लाइट का रिफ्लेक्शन था उसका प्रोसेस की क्या था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है, उनसे बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एज वेल एज प्लेन मिरर का भी क्या कॉन्सेप्ट है, और इस सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लिए। अगला आता है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सो पहला, ये सन ग्लासेस में यूज़ किया जाता है क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्ट करता है, ताकि आसानी से आपके ऊपर उसका असर क्या हो, कम पड़ सके। यूज एज अ रियर व्यू मिरर, आपकी गाड़ी में जो भी चाहे कार हो, बाइक हो, या फिर आपका जो भी कुछ ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें लगने वाला जो मिरर होता है, वो मिरर आपका, उसको आप एयर मिरर बोलते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर से ही मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि दूर की ऑब्जेक्ट को भी आपको आसानी से क्या करता है, दिखाता है। एटीएम एंड अदर प्लेसेस पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो मिरर आपके लगे हुए होते हैं, आपको देख के भी लगेगा कि ऐसे उभरा हुआ रहता है। जैसे कभी कभी जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होती है रोड पे, आप देखिए बड़ा सा एक ठो मिरर लगा रहता है जिसमें ऐसे गोला सा बना रहेगा, उसमें दूर से आने वाले आदमी दिख जाते हैं बड़े आसानी तरीके से। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है, और रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है गली नुक्कड़ में, उसमें रिफ्लेक्टर के पर्पस के लिए भी आपका जो लगा होगा वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। इसके पहले आपको कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़ा चुका हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लाइक एज सेविंग, आप फेस के लिए जो यूज़ करते हैं वो, या सेविंग के लिए, या डेंटिस्ट लोग जो यूज़ करते हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका जो रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हुआ। अब कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दे रखा है जिसमें थोड़ा सा आपका इनपुट चाहिए मुझे। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। किसी भी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, मीन्स स्मॉल एफ क्या होगा, अगर आर की वैल्यू आपको दे रखा है 1 मीटर तो। हाँ बताइए। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अगला सवाल आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। एक कोई प्लेन मिरर है,
और उससे एक अरे प्लेन मिरर है और यहाँ पे दे रखा है कि मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मान लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उस इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना होगा। बताइए। ये एक प्लेन मिरर है। सबको सुनाई दे रहा है क्वेश्चंस? ओके, तो जैसा कि हाँ, नहीं नहीं, पूछ रहा है कि ये मान लीजिए अगर आपका कोई प्लेन मिरर है और यहाँ इस प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका जो इमेज बनेगा उस इमेज के बीच से और डिस्टेंस मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताया हूँ कि प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेज होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट से मिरर का होगा उतने ही बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स पीछे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी और इस इमेज की डिस्टेंस आपकी मिरर से उतना ही होगी जितना कि ऑब्जेक्ट का मिरर से है। तो यहाँ पे अगर आपका ये मान लीजिए मिरर है तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका इमेज और ऑब्जेक्ट का वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेजेस होते हैं उनकी डिस्टेंस मिरर से उतनी ही होती है जितना आपका ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है। अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा इसको लगाने के लिए क्योंकि इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। An object 4 centimeter in size placed at a distance of a 20 centimeter from a concave mirror of a focal length of 15 centimeter. Find out the position, nature and height of the image. आपको यहाँ पे तीन चीज दे रखा है। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मीन्स एफ की वैल्यू भी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आपका दो फार्मूला यहाँ पे लगेगा, एक आपका लगेगा दैट इज़ द एम बराबर वाला फार्मूला लग जाएगा और दूसरा आपका लगेगा दैट इज़ द 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। ये दोनों फार्मूले लगा करके आपको निकालना होगा इन सब के बारे में। इसकी पोजिशंस बतानी होगी, नेचर बताना होगा, हाइट बताना होगा। तो ये आप आसानी से इसको कर लेंगे मिरर का फार्मूला लगा करके और मैग्नीफिकेशन से निकाल करके। फोकल लेंथ दे रखा है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल पाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और है ना। क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? नहीं मतलब इसमें आपको देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है और इसके बाद फोकल लेंथ भी दे रखा है। चूंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है तो इसलिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपने ये देखा है कार्टेशियन में किधर वाली जो वैल्यू होती है माइनस में होती है। तो ये साइन जो आपको लगेगा 25 -25 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की बात कर रही है तो चूंकि फोकल लेंथ आपका मतलब फोकस आपका यहाँ भी बनता है तो लेंथ आपकी यहीं पे होगी, तो ये भी कितना होगा आपका -15 हो जाएगा। ये वैल्यू आके किस में हो जाएंगी, माइनस माइनस में हो जाएंगी। बाकी ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा किस में होगी, आपकी पॉजिटिव में होगी, राइट। तो सबसे पहले आपको इमेज का पोजीशन निकालने के लिए मिरर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। मिरर का फार्मूला आप लगा देंगे, मिरर के फार्मूले लगाने के बाद आपको सारी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, रखना पड़ेगा। तो आपको 1/v की वैल्यू निकालनी है जबकि 1/u और 1/f की वैल्यू क्या है, दे रखा होगा। तो फार्मूले में आप, है ना, 1/v निकालने के लिए फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, मतलब कि 1/u माइनस 1/f हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा होगा इसकी भी, इसकी भी। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, दैट इज़ -25 माइनस अपॉन -15, ये आपको दे रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/v की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि आपको इमेज का जो इमेज होगा उसकी हाइट आपको मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दे रखा होगा, तो आप इससे m की वैल्यू भी आप निकाल पाएंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके। तो दोनों चीज़ आपकी आसानी से निकल जाएगी, जिससे कि आप नेचर और उसका पोजिशन भी बता पाएंगे। ठीक है। हाँ, इसको इसको जरा करिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपका रिफ्लेक्शन था, जहाँ पर आपने देखा था कि लाइट आपका कैसे किसी सरफेस से पड़ने के बाद बाउंस बैक हो जाती है। रिफ्रैक्शन फिजिक्स के टर्म में एक ऐसा फिनोमेना होती है जहाँ पे बेसिकली लाइट का जो होता है उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है वो एक फिनोमेना है, चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट। जब कभी भी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही होगी, जा रही होगी, तो उस बेंडिंग को या उसके पाथ में जो डायरेक्शंस में चेंजेस आता है उसको आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो simply, in simple word, reflection of light can be defined as it is a process of a bending of light whenever it move from one medium to the another medium। जब कभी भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो उस टाइम पे लाइट का बेंड हो जाने की प्रोसेस को रिफ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फिगर दिखाया जा रहा है कि सपोज ये आपका एक मीडियम है। मीडियम वन मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका एयर है। मीडियम टू मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, लाइक एज वाटर है फॉर एग्जांपल। ये आपका नॉर्मल पॉइंट है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, मतलब कि जो लाइट आपकी यहाँ पे आ रही है, जब तक ये एयर के मीडियम में था तब तक तो आपका पाथ इसको आपको ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही ये वाटर मीडियम में आया, इसकी पाथ लेंथ जो कि ऐसे आपकी होनी चाहिए थी, ऐसे ना होकर के क्या हो गई, ऐसे बेंड हो गई लाइक दैट इस तरीके से। तो यहीं पे जो आपका रिफ्रैक्ट मतलब कि जो बेंडिंग हो रही है उसी को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और इस फिनोमेना को बोलते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी इजीली डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट। कब, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आपकी क्या कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो। तो यहाँ पे नॉर्मल से और इस इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द इंसिडेंट एंगल। और इसके बाद यहाँ पे बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। एक्चुअली में कॉजेस क्या है, मतलब क्या कारण है कि लाइट आपकी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो रिफ्रैक्ट हो जा रही है, मतलब कि बेंड हो जा रही है। उसके पीछे का जो नॉर्मल सा कॉजेज है वो क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। मतलब कि स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया जाता है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो क्या होती है, आपकी चेंज हो जाती है। राइट, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चेंज होने की वजह से ही क्या हो रहा है, आपका ये लाइट आपकी बेंड हो जा रही है। चेंज in speed of light is in going from one medium to another medium is the major cause of the reflection of a light। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के टाइम पे उसकी स्पीड में कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो क्या चीज़ उसकी चेंज होगी। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज आपकी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट अल्टर, जबकि स्पीड और वेलोसिटी ये आपके क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से आपको लाइट क्या होता है, बेंड दिखाई देता है। राइट, तो कॉजेस क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पॉइंट करके मिलता है एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि आप एन से डिफाइन करते हैं। ये आपको बताता है कि जब वैक्यूम में लाइट हो और उस वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में जा आ रही हो। जैसे मान लीजिए कि आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर पूरा क्या है, आपका वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम कंडीशन से अगर आपका लाइट क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है, और यहाँ पर आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पे एयर है। यहाँ पे जब लाइट आपकी आ रही होगी तो इस मीडियम में जो चेंजेस आएगा, मतलब कि स्पीड में जो चेंजेस आएगा उसको आप बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज व्हाट, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वैक्यूम टू द मीडियम। किसी मीडियम में जब लाइट आपकी मूव करेगी वैक्यूम कंडीशन से, तो उसको आप बोलेंगे दैट इज द
Absolute refractive index, the ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium. कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे एयर भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, या आपका सॉलिड हो सकता, मतलब ग्लास हो सकता है। किसी भी मीडियम में अगर आपका वैक्यूम से लाइट क्या कर रहा है, मूव कर रहा होगा, तो उस कंडीशंस पे जो आपकी स्पीड में चेंजेस आएगा, उनके रेशियो को आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है n इज इक्वल टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। दूसरा टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो लाइट का आपका चेंजेस हो रहा है स्पीड में, उसको आप बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर सपोज जैसे मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे क्या है, एयर है, एयर से जब लाइट क्या कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी, और यहाँ मान लीजिए पानी है, यहाँ पे अगर आपका आ रहा है, तो इस चेंजेस को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब ये होता है किसी के संबंध में। तो दो मीडियम, मतलब कि आपका दो जो मीडियम होगा, उनके उनमें जो लाइट का स्पीड का चेंजेस होगा, उसके रेशियो को आप बोलते हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप उसको बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। मान लीजिए अगर आपका ये मीडियम वन है और ये मान लीजिए आपका मीडियम टू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो एन बराबर आप लिखते हैं 1/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्पीड इन वन अपॉन स्पीड इन टू। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे अगला आपका जो टॉपिक है दैट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस के लॉ क्या हैं और क्या आपको बताते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा आगे भी देखेंगे। आज आपको समराइज कर देते हैं, इसको स्नेल्स लॉ क्लास के नाम से भी जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट आपको ये देता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसा कि आपने फिगर में देखा है, आपको यही बात ये बताना चाह रहा है कि आपका ये जो नॉर्मल पॉइंट था और ये जो इंसिडेंट रे था, और इसके बाद फिर आपका ये जो हुआ था, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, ए प्लेन पे लाई करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ही बताना चाह रहा है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ आर इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ ए गिवन मीडिया। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आपको सिंबल है दैट इज द 1 एंड 2 का, इसको जैसे आप बोल सकते हैं दैट इज द साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ये हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट कोई वैल्यू आएगी। जैसे सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयर का अगर मान लीजिए इंटेक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अगर मान लीजिए आपका वाटर का वैल्यू क्या है, सपोज कीजिए 1 पॉइंट, या मान लीजिए इसका 2 है, तो जो इसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे दैट इज 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये एक वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। तो यही आपको ये बताना चाह रहा है। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी फिजिक्स में आपका जो लाइट का पोर्शन था वो पूरा ख़त्म कर लिया है। अब आपको रिफ्रैक्टिव जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें आपको लेंस पढ़ाना है। लेंस भी आपके जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था, वैसे आपके लेंस होते हैं, उनका भी यूजेज होता है, जो कि कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से उम्मीद है कि इन चीज़ों को थोड़ा आप रिवीजन भी करें, और अपने की नोट्स जो आप बनाते हैं उनमें देखते रहें कि हाँ क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ये न्यूमेरिकल कल आप लगा करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। ओके, ठीक है मिलन एंड, हाँ, ओके।